हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हम सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सेल एनवेलप्स डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, और सेल वॉल। अब हम स्टार्ट करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? नाम से समझ में आ रहा है ना, एंडो मेम्ब्रेन। इसका मतलब इंटरनली कोई ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, और अगर फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है तो हम उसे एक साथ बोल सकते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, और इसी सीक्वेंस में हमारी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कंटेंट को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज द डिस्टिंक्ट। अब हम बात करें कि हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स अपने आप में डिस्टिंक्ट फीचर रखता है, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को हमने एक साथ इन ऑर्गेनल्स को ही कंसीडर क्यों करा है? बिकॉज इनके फंक्शंस कैसे हैं? कोऑर्डिनेटेड। याद रखना, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। अब इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है जो मैंने आपको बाहर एक्सप्लेन किया है, दैट इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। इन सब के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन है, पर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से सेल ऑर्गेनल्स नहीं आते हैं। तो इनके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम्स, एनसीईआरटी बताती है these organelles are not included under endomembrane system. कौन से ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है? ER, GB, लाइसोसोम्स, वैक्यूल। कौन से नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, एंड पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम जैसे ही आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रेटिकुलम क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, है ना। रेटिकुलम मींस नेटवर्क। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो हमें एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिला, और वो नेटवर्क इस तरीके से स्कैटर्ड था कि साइटोप्लाज्म को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में उसने सेपरेट कर दिया। टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। कौन से डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट? एक वो जो इसके अंदर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो चीजें हैं, दिस इज अंदर का जो भी इन्वायरमेंट है उसे आप क्या बोलोगे? इंट्रा या ल्यूमिनल। ठीक है, आपको मिलेंगे ये सारे शब्द यहाँ पर। दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, यहाँ पर ल्यूमिनल, और जो बाहर का कंटेंट होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कुछ और नहीं है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट है। तो दो कंपार्टमेंट में हमारी ER साइटोप्लाज्म डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस तरीके से? दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट हो गए, इंटरसेल्युलर स्पेस ER ने कैसे डिवाइड कर दिया? अंदर वाला ल्यूमिनल, बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो ये लाइंस आपको याद रखनी है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। नेटवर्क लाइक दिखाई तो दे रहा है। अब यहाँ कुछ डिफरेंसेस है। एक वो जिसपे राइबोसोम्स है, तो इसको हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम नहीं है उसे हम बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके फंक्शंस क्या है, आगे की स्लाइड्स में देखिए हम। एनसीईआरटी बताती है कि ER ऑफन शोज राइबोसोम, जिसका मतलब वो RER हो जाती है। अगर राइबोसोम है तो उसका स्ट्रक्चर रफ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर राइबोसोम है तो उसका काम हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। अगर राइबोसोम नहीं है
तो काम क्या करती है? बिल्कुल करेगी, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर में डिफरेंस किस पॉइंट पे है? राइबोसोम के प्रेजेंस में। RER is observed in the cells actively involved in protein synthesis. ऐसी सेल्स जो लगातार प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं या फिर लगातार सिक्रीशन करती है, उसमें आपको ज्यादा मिलेगा RER का कंटेंट। ये एक्सटेंसिव नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ पर स्थित है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से निकलते हैं। तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में भी मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट SER की बात करें तो ये मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस के लिए। अब राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनाता, पर क्या बनाएगा? लिपिड फॉर्मेशन। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टीरॉयड हॉर्मोन्स बनाता है कौन? SER। एक और चीज याद रखें, SER is also involved in detoxification. डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने में भी SER इन्वॉल्व है। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड करता है कंपार्टमेंट को या इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में, एक ल्यूमिनल इनसाइड या विद इन किसके अंदर? ER के अंदर, और एक बाहर जो साइटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, RER SER दोनों के फंक्शंस हमने देख लिए। SER इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस, स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन। RER इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है बेटा, तो जब ER में से जो ये आपने नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए ना, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स जब मॉडिफाई होते हैं और फिर आगे चल के क्या प्रोड्यूस करते हैं? गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज हम देख लें। गोल्गी अपैरेटस नाम क्यों दिया? डिस्कवरर कैमिलो गोल्गी। अब देखो फिर से ईयर, मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि जब भी ईयर्स आते हैं तो फोकस करें, याद करें कि हमने इस ईयर को कहीं और पढ़ा है क्या बायोलॉजी में? 1898, बिल्कुल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपसे मैं पूछूंगी कि इस ईयर को 1898 को हमने सेल में कहाँ पढ़ा है। तो मैं यहाँ बता दूं, जब आप वायरसेस पढ़ते हैं, वायरसेस में आप देख सकते हैं वायरसेस की डिस्कवरीज हुई, वहां साइंटिस्ट दिए हैं अलग अलग, स्टेनले, इवानोवास्की, बीजनिक, वहां आपको मिल जाएगा 1898। ठीक है, तो जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो इस ईयर का डिस्कशन मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो गैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर की ऐसी अपैरेटस। अब अपैरेटस क्यों बोला? ये एक साथ कनेक्टेड है। इनका शेप कैसा है? फ्लैट डिस्क शेप, सैक लाइक। इसे बोला गया सिस्टर्ने। याद रखना, सिस्टर्नी एक इससे मिलता जुलता शब्द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, पर कंफ्यूज नहीं होना। सिस्टर्नी जिसका साइज है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। ये स्टैक्ड है। स्टैक्ड मतलब समझते हो, एक के ऊपर एक ऐसे ढेरी जैसे, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। गोल्गी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली मतलब अभी हम डायग्राम देखेंगे इसका। ये न्यूक्लियस के पास में है जिसके पास डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सरफेसेस, डिस्टिंक्ट कॉनकेव सरफेसेस हैं, ताकि आपको पता चल सके इनके फंक्शंस क्या है। अब ये बेचारे है तो कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव, इनके फंक्शन एंटायरली डिफरेंट है, पर फिर भी एक साथ रहते हैं। इन फेजेस को सिस फेज और फॉर्मिंग फेज, कॉनकेव को ट्रांस और मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। सिस एंड ट्रांस फेजेस एंटायरली डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे से डिफर करते हैं पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरकनेक्टेड है। और ये कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स को होता है कि याद कैसे रखें। सिस को ही फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, सिस को ही कॉनकेव फेज बोलते हैं। मैच्योरिंग का नाम क्या है, ट्रांस फेज का नाम क्या है? तो मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। जब हम यहाँ आगे देखेंगे तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी में ट्रांस और कॉनकेव सरफेसेस में आपको बता देती हूँ। जैसे ही हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स
और कॉनकेव की, ये कॉनकेव आपको दिखाई दे रहा है, तो केव में कौन रहता है, हम लोग नहीं, केव में रहता है टाइगर, केव में रहता है टाइगर, टी से ट्रांस। केव में कौन जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं जाते, मैच्योर लोग जाते हैं, मैच्योर। और केव जितनी दूर हो उतनी सेफ्टी रहेगी, तो याद रखें कॉनकेव, ट्रांस, मैच्योर और डिस्टल। तो इसका अपोजिट तो आपको याद ही होना है, कॉन्वेक्स, सिस, फॉर्मिंग एंड प्रॉक्सिमल। न्यूक्लियस की तरफ फेस करने वाली कौन सा फेज है, कॉन्वेक्स। चीजें न्यूक्लियस से जब निकलती है ना, या फिर ईआर की बात करें, ईआर में जो प्रोटीन्स बनेंगे उनका मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, गोल्गी अपैरेटस में। तो जब वो प्रोटीन्स निकले पहले किस फेज में आए, इस फेज से, और रिलीज किधर से हुए, किधर से। तो मैच्योरिंग फेज कौन सा है, ये वाला, और फॉर्मिंग फेज कौन सा है, ऊपर वाला। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, केव में टाइगर, मैच्योर लोग जाते हैं और दूर होना ही बेहतर है, डिस्टल फेज। नेक्स्ट, अब गोल्गी अपैरेटस के स्पेसिफिक फंक्शंस देख ले हम। प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अगर क्वेश्चन आ जाए और आया भी है, मटेरियल्स को पैक करने की जिम्मेदारी जिनको हमें डिलीवर करना है, या तो सेल के अंदर के टारगेट्स में, इंट्रा सेलुलर टारगेट्स में, या फिर आउटसाइड दी सेल्स में, तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है, गोल्गी अपैरेटस। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ईआर फ्यूज विथ सिस फेज। अभी मैंने बताया एरो से पहले किसके पास आएंगे, सिस फेज, फॉर्मिंग फेज के पास, और मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई, ये आपको बताता है कि क्यों हमेशा गोल्गी अपैरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास पाया जाता है। लिखा है ना, व्हाई गोल्गी अपैरेटस रिमेन इन एसोसिएशन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज करे हैं आरईआर ने, उन्हें मॉडिफाई करने का काम करता है हमारा गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन के मॉडिफिकेशन के साथ साथ, पैकेजिंग करने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, that is site of glycolipid and glycoprotein synthesis. So this is about the Golgi bodies. Golgi apparatus staggered, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, वो बात अलग है, पर अगर दूर दूर है जैसे प्लांट्स में, तो हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। नेक्स्ट, इसके बाद आता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। देखो आप इस तरीके से इसको मान सकते हैं, अंदर जो कंटेंट भरा है ये है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये कंटेंट कैसे हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेस्ट करेंगे किसको, आपके सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको। अब यहां पर देख लें, isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in all types of hydrolytic enzyme, lipase, protease, carbohydrates। और अगर कोई पूछे कि ये एक्टिव किस में रहते हैं, नीट ने पूछा है एसिडिक पीएच में। तो किस पीएच में लाइसोसोम्स के एंजाइम एक्टिव है, तो एसिडिक पीएच में। जब ये एंजाइम सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है लाइसोसोम का, जो डेड डैमेज्ड सेल है उसको भी डाइजेस्ट करेंगे, तो उसके जो यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको मोबिलाइज करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स किसे बोला जाता है, लाइसोसोम्स को। सो लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड है, बिल्कुल सही है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसे बने हैं, बाय प्रोसेसिंग ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपैरेटस। इनका फॉर्मेशन पैकेजिंग से हुआ है, और इसमें हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स है जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। लाइसोसोम्स के बाद आता है, सीक्वेंस याद करो, ईआर, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है,
वैक्यूल, वैक्यूल मतलब ये समझ में आता है हमको कि वैक्यूल रिलेटेड है सैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ चीजें स्टोर भी होती हैं और हो सकता है वो काम की चीजें हैं, हो सकता है वो वेस्ट हो सकता है वो शेप मेंटेन करने के लिए स्टोरेज हो रहा है। तो वैक्यूल है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जिसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वैक्यूल्स की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। क्या वैक्यूल्स की कैटेगरी हो सकती है? हो सकता है वो सैप वैक्यूल, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकता है फूड वैक्यूल हो। जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में बात करी थी गैस वैक्यूल की। प्रोकैरियोट्स में क्या था? गैस वैक्यूल। तो इससे वैक्यूल्स अलग अलग होते हैं। पर बेटा प्रोकैरियोट में जो गैस वैक्यूल है आप इससे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो वैक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्वेश्चन आ चुका है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज टोनोप्लास्ट। याद रखना ये टोनोप्लास्ट का नेचर कैसा है? ये टोनोप्लास्ट है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्टेड चीजों को एक्सचेंज होने देंगी। अब प्लांट में बात करें तो प्लांट में वैक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? वैक्यूल ऑक्यूपाई नियर अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। अब अगर हम बात करें कि ये करता क्या है, वैक्यूल में स्टोर होते हैं सब्सटेंसेस, तो ये स्टोरेज से या तो लेटर ऑन यूज भी होते हैं या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम प्लांट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होता है कि कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में हमेशा कैसा रहेगा? लोअर। वैक्यूल में क्योंकि आयंस है, सॉल्ट्स है, तो कंसंट्रेशन कैसा रहेगा? हायर। तो चीजों को जब लो टू हायर कंसंट्रेशन आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एनर्जी लगेगी और इसीलिए ये अपटेक या ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? एक्टिव। देखें यहाँ अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? लो कंसंट्रेशन टू हायर, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। हमेशा साइटोप्लाज्म से चीजें कहाँ ट्रांसफर हो रही हैं? वैक्यूल में, और वैक्यूल में हमेशा कंसंट्रेशन हायर रेंज पे रहता है और एनर्जी लगती होगी, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट कुछ ऐसे वैक्यूल्स हैं जो हमारे प्रोटोजोन्स में मिलते हैं। प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट हैं। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, और बहुत सारे प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल भी बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ना, कोई ऐसी इरेगुलर सी अमीबा की अगर सेल है, उसने इस फूड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एनगल्फ करा, तो जैसे ही ये फूड अंदर आ गया, इसके आसपास एक बाउंड्री क्रिएट हो गई, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आ गए और इसी को हमने क्या बोला? फूड वैक्यूल। सो फूड वैक्यूल क्या है? जिसके अंदर आपका फूड सोर्स जो बाहर से लिया गया वो एंटर हो गया और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ गए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए, वो डाइजेस्ट करेंगे, फिर अल्टीमेटली इनमें कुछ ऐसे वेस्ट भी इकट्ठा हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब इनके पास किडनी थोड़ी है, सिंगल सेल्ड है ना। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जैसे हमारे अंदर किडनी है, पर इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो ये आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करके अपने बॉडी का या अपनी सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। पहला था ईआर, देन गोल्गी बॉडीज, देन लाइसोसोम, देन वैक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दो ही है। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और
प्लास्टिड। ये सेल ऑर्गेनेल है। एक और डबल मेम्ब्रेन बाउंड है जिसका नाम है न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस को थोड़ा सा क्या सेल ऑर्गेनेल्स बोल के हम उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे, बिकॉज न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग सेंटर है जो सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सो ना यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन। अब देखो ये स्टेनिंग जो है इसकी होती है जेनस ग्रीन बी। अब ये स्टेन किया जाता है जेनस ग्रीन बी से। अगर ये स्टेन नहीं हुआ तो ये दिखेगा नहीं, इसीलिए बोला है अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन इट इज नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है पर सेल वेरिएबल है। किस पे डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर? डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अरे यार सेल कितना काम कर रही है, कितनी एनर्जी चाहिए, उसी पे डिपेंड करेगा ना माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलेंगे? एनिमल्स में। क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलेगी और एनर्जी के कारण से एफिशिएंसी वर्क की बढ़ जाएगी। तो जिसमें ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज देयर इज हायर डिग्री ऑफ वेरिएशन। बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको दिखेगा शेप्स एंड साइज के बेसिस पे। टिपिकली इसका शेप अगर हम देखें तो सॉसेज, समझते हो ऐसा एक कप बाउल लाइक होता है ना, लिखा है एनसीईआरटी ने, इट इज सॉसेज शेप सिलेंड्रिकल, जिसका डायमीटर कितना है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज निकालोगे तो 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हर माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखोगे तो वो कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? बाहर की मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। अभी हम डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी का और उसमें दिख जाएगा कि क्या आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कोई खाली जगह है। बिल्कुल यही ये बोल रहा है। Mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and inner membrane dividing its lumen into two aqueous compartment, outer compartment and inner compartment. तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखना तो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले आपको दिख रहा है आउटर सरफेस पे ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखो आपको दिखाया है 3D व्यू, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर साइड पे इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेसिंग होती है। अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक है, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो खाली जगह है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात होगी जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ये दोनों मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है जिसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से फंडामेंटल पार्टिकल्स लोकेटेड है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीजोन्स या F0 F1 पार्टिकल्स। ये F0 F1 पार्टिकल्स का क्लियर डिस्क्रिप्शन हम करते हैं किसमें? रेस्पिरेशन चैप्टर में, ठीक है। सो ये अंदर जो इनफोल्डिंग बना रहा है, इस इनफोल्डिंग का नाम है क्रिस्टे। ये क्या है? क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी मैंने बताया था ना, गोल्गी अपैरेटस में आप पढ़ रहे हो सिस्टर्ने, और माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख रहे हो क्या? क्रिस्टे। तो क्रिस्टे और सिस्टर्ने बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रिस्टा किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्ने, सिस और ट्रांस गोल्गी अपैरेटस में हमने बात करी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है यहाँ पर, इसे बोला जाता है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में इसका जीनोमिक डीएनए, राइबोसोम्स हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। तो ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। देख लें हम। कंपार्टमेंट
inner compartment is filled with dense substance called matrix. अब ये याद रखना बेटा, ये dense के साथ एक शब्द लगा है homogeneous. homogeneous क्या होता है? homogeneous का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये मैट्रिक्स होमोजीनियस सब्सटेंस है जो अंदर की तरफ फिल्ड है. आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल्स. ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर है तो साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. सो कौन सी मेम्ब्रेन, याद रखना, आउटर की इनर, कौन सी मेम्ब्रेन कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनल की? आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जिसको आपने बोला क्रिस्टे, क्रिस्टा सिंगुलर प्लूरल का मतलब है ये मैट्रिक्स की तरफ है ना. मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्डिंग्स, अपन ने अभी ये डायग्राम देखा था ना, जिसमें मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्डिंग्स थी क्रिस्टा. ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं. क्रिस्टा इंक्रीजेस सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ था क्या इसके एनालॉगस? हाँ मैम, बिल्कुल, हमने पढ़ रखा है प्रोकैरियोट्स में एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया was मीजोजोम. मीजोजोम्स इनफोल्डिंग इस तरीके से था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट. क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है. टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, ये दोनों मेम्ब्रेन के पास इनके अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो एसोसिएटेड है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के साथ. जब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली छोटे बच्चे से भी आप पूछ लेना, बोले पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, जैसे MGCI पावर हाउस फॉर नीट स्टूडेंट्स, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. यहां पर आप बात करते हो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरो, हाँ, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन चाहिए. दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. देखो यार, आपकी बॉडी ना हर किसी करेंसी को नहीं जानती, आपकी बॉडी जानती है सिर्फ ATP को. तो ATP के फॉर्म में अगर एनर्जी स्टोर होगी तभी वो यूटिलाइज हो सकती है, और इसीलिए हमने इनको क्या बोला? पावर हाउस ऑफ द सेल. मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल. अभी मैंने बताया था आपको जीनोमिक DNA. इसके अंदर जो DNA है उसको आप बोल सकते हो सर्कुलर DNA. अक्सर कंफ्यूजन होता है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड. क्यों कंफ्यूजन होता है? बिकॉज NCERT ने लिखा है सिंगल. तो ये जो सिंगल लिखा है ना, ये सिंगल मॉलिक्यूल है. और सेल के अंदर होता है जीनोमिक DNA, है ना, जहां पर सिंगल मॉलिक्यूल. और जब हम बात करते हैं DNA की तो ये कैसा शेप है? अभी बताया था, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड. कुछ RNA मॉलिक्यूल्स भी होंगे, राइबोसोम होंगे 70S टाइप के प्रोटीन बनाने के लिए. तो ये बताओ, इसमें सब कुछ आ गया है. अगर इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो ये खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है. ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, डिवाइड करता है. कैसे डिवाइड करेगा? फिजन से. इट शोज फिजन. ठीक है, कैसे डिवाइड करेगा? फिजन से. फिजन से डिवाइड करेगा, अपने जैसा और माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा. मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन है, सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करता है? क्या क्वेश्चन है? सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करता है? और ये आंसर आपको मिलेगा जब हम सेल डिवीजन टॉपिक पढ़ेंगे. और आपने अगर सोच लिया है इसका आंसर तो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो आगे चलें. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है प्लास्टिड. मतलब जैसा ही बोला मैंने, इसका मतलब एक शब्द है जो आप यूज करते हो, सेमी ऑटोनॉमस. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? सेमी ऑटोनॉमस मतलब जो खुद अपने जैसा रेप्लिकेट कर सकता है. सेमी क्यों बोला? क्योंकि अगर आपने सेल से बाहर इसको निकाल दिया तब ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा. तो सेमी मतलब ये आधा ऑटोनॉमस है, आधा ये खुद इंडिपेंडेंट है और आधा निर्भर है. प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड किसमें मिलेगा? प्लांट सेल में और
यूग्लिनोइड्स में। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोपिक, जैसे अभी अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी थी ना, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन जेनस ग्रीन बी से उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है, पर प्लास्टिड्स को आसानी से आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप में। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। ये जो प्लास्टिड है ना, इनको हम पिगमेंट्स के आधार पे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो तीन हो जाएंगे, कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। हम फोटोसिंथेसिस जब डिस्कस करेंगे हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट ऑफ वेरिएबल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देने में, इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। पर क्रोमो की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल जो डिफरेंट कलर्स देते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। और कलर्स अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर फ्लावर्स को भी कलर मिल रहा है तो ये पॉलिनेशन में जरूरी है। यहाँ पर येलो, ऑरेंज और डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड कलर मिल सकते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल है। देखो, ओनली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, मैं यहाँ लिख दूं एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या है? वाटर सॉल्युबल। ये सारे पिगमेंट्स बाकी के कैसे है? फैट सॉल्युबल। ठीक है। तो ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है एंथोसाइनिन। कलर के बेसिस पे आपने सेपरेट कर लिया इसको, पहला क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कलर है क्या? ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, लिखा है ना, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। तो क्या कोई काम नहीं है? क्यों? क्या सिर्फ रंगों का ही काम है? बेरंग जिंदगी काम की नहीं है? काम की है। पर ऐसी मायूस बातें हम यहाँ नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ध्यान से सुने। ल्यूकोप्लास्ट है तो कलरलेस, पर इसका काम हो जाता है शेप एंड साइजेस अलग अलग होंगे इसके, है ना, वेरिएबल होंगे। कलरलेस है प्लास्टिड, ऐसा प्लास्टिड जो कलरलेस है और वेरिएबल शेप्स के साइज के मिलते हैं टू स्टोर दी न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अमाइलो स्टार्च को स्टोर करेगा, एग्जाम्पल पोटैटो, इलायो। देखो यार, एक्चुअली मैं ऐसा शॉर्ट में याद कराती हूँ, बच्चों को अमाइलोज तो याद रहता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए रहता है। एल्यूरॉन लेयर, ये प्रोटीन के लिए पढ़ते हैं ना मेज में। इलायो में ऐसे याद कराती हूँ, इलायो ऐसे, इसको उल्टा पढ़ो, ऑयल, है ना। सो इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? ऑयल। सो इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, जबकि जो एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन स्टोर करता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स। हाँ, हम जानते हैं। और एक चीज और भी हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर ग्रीन चिली से रेड चिली में कन्वर्ट हुई, मतलब राइपनिंग हो गई, तो कौन सा क्लोरोप्लास्ट किस में बदल गया? क्लोरोप्लास्ट आर इंटरकन्वर्टिबल, सो क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन से रेड में, याद रखना। लेंस शेप के होते हैं, ओवल शेप्ड है, डिस्कॉइड, अलग अलग शेप के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। इसमें लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर, नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल। किसमें? याद रखें, क्लमाइडोमोनास हमारा ग्रीन एल्गी, इसमें 1 पर सेल और 20 to 40 मीजोफिल में। ठीक है, 20 to 40 मीजोफिल में और 1 मिलेगा आपको क्लमाइडोमोनास में। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट
भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स, अब सुनना ध्यान से, ऑफ द टू inner chloroplast membrane is relatively less permeable। देखो, हमेशा हम जब सिक्योरिटी लगाते हैं तो बाहर की तरफ हो सकता है सिक्योरिटी थोड़ी जनरलाइज्ड हो, पर जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट होती जाएगी ताकि और अनडिजायरेबल चीजें अंदर ना आ सके। तो यहाँ उसने बोल दिया है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma। जब हम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तब हम बात करेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को आपने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट के अंदर की स्पेस स्ट्रोमा। या आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों में से बताओ इनफोल्डिंग्स किस में है? हाँ, बच्चे सोच रहे होंगे इनर मेम्ब्रेन में। अरे भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाली मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो उसमें इनफोल्डिंग्स है जिसका नाम क्या था, क्रिस्टे। यहाँ पर दोनों ही मेम्ब्रेन कैसी है, स्मूथ। इसके बाद स्पेस की बात हो चुकी है, जहां पर होगा डार्क रिएक्शन, खाना बनेगा। कुछ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है जिनको आपने बोला थाइलेकॉइड्स। देखो दिख रहा है यहाँ पर एक ये थाइलेकॉइड होता है। ये थाइलेकॉइड जब ढेरी बना लेता है, ऐसे स्टैक बना लेता है, तो इसको आप बोलते हो ग्रैना। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में आप ये देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट है, एक मेम्ब्रेनस और एक स्टोमा। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट आ जाता है थाइलेकॉइड्स। ये थाइलेकॉइड का अरेंजमेंट या तो हो सकता है ग्रैना के फॉर्म में या हो सकता है स्ट्रोमा लेमिली के फॉर्म में। स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन, मेम्ब्रेनस पार्ट में होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब लाइट रिएक्शंस, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में दो डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स, जिसको आपने ग्रेना बोला। इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स, जैसे ही ये थाइलेकॉइड्स बनते हैं ना, जब ये थाइलेकॉइड्स ग्रेना के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, इनके बीच में से इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स या फिर आप बोलोगे स्टोमा लेमिली। ठीक है, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, एनसीईआरटी बोलती है, कॉल्ड स्टोमा लेमिली, जो कनेक्ट करता है थाइलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। ठीक है, नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। The stroma of the chloroplast contains enzymes required for synthesis of carbohydrates and protein। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए क्यों चाहिए एंजाइम? अरे भैया यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एनर्जी एसिमिलेट्स बनेंगे, उन एनर्जी एसिमिलेट्स की मदद से खाना बनाया जाएगा, तो एंजाइम्स तो लगेंगे ना फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। It also contains small double-stranded circular DNA molecules और राइबोसोम्स। तभी तो आपने इसे क्या बोला, सेमी ऑटोनॉमस। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड्स। देखो क्लियरली बता दिया है, थाइलेकॉइड्स में मौजूद है। राइबोसोम्स किस प्रकार के हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थे 70S टाइप्स के। अब स्टार्ट करते हैं हम राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जब हमने डिस्कस करी थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी हमने राइबोसोम पढ़ा था। इसका मतलब अगर हम यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में राइबोसोम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स राइबोसोम इज कॉमनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट यूकैरियोट्स का राइबोसोम, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब यूनिट्स कैसी होती है, ये अभी हम देखने वाले हैं। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स
सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल, और इसे हम पैलेडे पार्टिकल भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पैलेडे पार्टिकल क्या है, तो पैलेडे पार्टिकल और कुछ नहीं, राइबोसोम्स है। ठीक है, सो पैलेडे पार्टिकल में राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसने? जॉर्ज पैलेडे ने देखा था 1953। 1953 बड़ा ही हिस्टोरिक ईयर रहा है। क्यों रहा है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम देखेंगे। आप बच्चे जो रिवीजन अटेंड कर रहे हैं वो समझ गए होंगे कि 1953 में क्या हुआ था। यहाँ पर राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में राइबोसोम को डिस्कवर किया। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। क्या क्या चीजें हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और क्या इनके पास कोई मेम्ब्रेन है? बिल्कुल नहीं, हमने लिखा है विदाउट मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एटीएस टाइप। देखो यहाँ पर जो सब यूनिट्स दिख रही है, हम एटीएस की सब यूनिट अगर देखते हैं, एटीएस की लार्जर सब यूनिट 20 वाला फैक्टर अपनाना है। 80 माइनस 20 60s, 60 माइनस 20 40s। फिर वही मैथमेटिक्स नहीं अपनाना है, क्योंकि यहाँ 60 प्लस 40 100 नहीं होगा, ओवरलैप करता है। तो लार्जर सब यूनिट जो है ये 60s हो जाएगी, स्मॉलर सब यूनिट 40s हो जाएगा। अब यहाँ पर यूकैरियोट के कंपैरिजन में अगर प्रोकैरियोट को देखेंगे तो उसमें 70s राइबोसोम्स थे। ठीक, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The 2 subunits of ATS राइबोसोम 60s 40s, जिसमें हम जब S की बात करते हैं तो S है स्वेडबर्ग्स यूनिट, जिसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। देख लो, इनडायरेक्टली राइबोसोम की डेंसिटी और साइज मेजर करता है कौन? स्वेडबर्ग्स यूनिट, या S जो आप लिखते हैं ना, S 70s 80s, तो जो S है वो स्वेडबर्ग्स यूनिट है। दोनों प्रकार के राइबोसोम, चाहे यूकैरियोटिक हो प्रोकैरियोट्स हो, यहाँ पर दोनों में होगी सब यूनिट्स। अब एक मैं स्केच आपको बता दूं, इस डायग्राम में जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे तो एक लार्जर सब यूनिट्स बनाते हैं और एक स्मॉलर सब यूनिट बनाएंगे, एक स्मॉलर सब यूनिट बनाएंगे, एक लार्जर और एक स्मॉलर। जो लार्जर है इसमें 3 साइड्स है, एनसीईआरटी बताती है 2। ठीक है, ई पी ए, एप को उल्टा लिख लो या बोल दो ईपा। ये ए साइड अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइड, पी साइड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ई एग्जिट जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है वो यहां से एग्जिट होती जाती है। ठीक, ये वाला पोर्शन होता है ग्रूव, ये है स्मॉलर सब यूनिट। अब जब स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट से अटैच्ड होगा एमआरएनए, क्योंकि जिस कोड को देख के प्रोटीन बनाना है वो किस पे लोकेटेड है? एमआरएनए। तो इस तरीके का स्केच हम ट्रांसलेशन में देखेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। एक राउंड कंसेप्ट हमको समझ पे आ गया कि राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, पैलेडे पार्टिकल भी बोला जाता है। राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में एटीएस, एस है स्वेडबर्ग्स यूनिट, जहां पर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, जो उसके साइज को डेंसिटी को एक्सप्रेस करता है। 2 सब यूनिट 60s एंड 40s। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। राइबोसोम के बाद साइटोस्केलेटन एलिमेंट। देखो नाम से समझ में आ रहा है साइटोस्केलेटन, इसका मतलब सेल का फ्रेमवर्क। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का फ्रेमवर्क।
an elaborate network of filamentous proteinaceous structures which consist of माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखना 3 चीजें दे रखी है एनसीईआरटी ने, क्या क्या है इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, 3 पार्ट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, 3 चीजें दे रखी है इसमें। ये कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स के फंक्शन क्या क्या है, एग्जाम में आया है। मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मोटिलिटी में मदद करेगा, मेंटेनेंस ऑफ शेप। तो ये 3 फंक्शंस हो गए किसके, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स के। क्या क्या हो गए बेटा, फिर से देखना, सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप, ये तीनों चीजें काम करता है कौन, साइटोस्केलेटन एलिमेंट। अब साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में जब अपन देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो क्या क्या आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है सीलिया फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला का सेक्शन दिख रहा है। अब सीलिया फ्लैजिला में आपको लेबलिंग, ये जो आपको स्केच बताया, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यू है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये वाला है। किसका है ये, सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है, अभी हम यूकैरियोट्स का ही डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे आउटर मोस्ट क्या बना रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम अभी कंटेंट में देख लेंगे। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरीफेरी पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं टोटल, देखो 9 पेरिफेरल डबलेट्स, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए, 18। सेंटर में बात करें तो ये सेंट्रल शीथ है, इसके अंदर 2 सिंगलेट है, दिख रहा है 2 सिंगलेट, सो 2 सिंगलेट। तो अगर कोई पूछे यूकैरियोट्स में, सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना है, तो आप क्या बताएंगे, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स 18 प्लस 2 सिंगलेट 20। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 20। यहां पर इन डबलेट्स को जोड़े हुए है इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर्स भी आप इन्हें बोलते हैं। फिर साथ में कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो आर्म्स है, डाइनिन आर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। ज्यादा डिटेल हमें नहीं है, बस कि डाइनिन आर्म्स हेल्प किस में करते हैं, मोटिलिटी में, मूवमेंट में। रेडियल स्पोक्स आपको दिख रहा है जो रेडियली इनवर्ट्स डायरेक्ट हो रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री बना रहा है, अंदर का जो भी कोर है वो कोर पूरा है एक्सोनीम। एक्सोनीम में है क्या क्या, पेरिफेरल 9 डबलेट्स, बीच में सेंट्रल 2 सिंगलेट्स। ठीक है, अब इसी का हम कंटेंट देख लें और अंडरलाइन करते चले साथ में। सीलिया एंड फ्लैजिला कैसे हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो ये हेयर लाइक मेनली बात हो रही है किसके लिए, सीलिया के लिए। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं कैसे चलते हैं, ओर्स के जैसे, बोट नाव चलाते हैं ना, चप्पू होता है ना, वो ओर्स की तरह काम करता है कौन, सीलिया। अगर एक ही डायरेक्शन में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, मतलब नाव आगे चलेगी। तो सीलिया की बात करें तो सीलिया का मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेटेड। अभी हम बात करेंगे डिफरेंसेस में। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला क्या है, कनेक्टेड आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल है सेल मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला है, बट ये फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफर करता है यूकैरियोट्स के फ्लैजिला जैसा, क्योंकि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला है वो डिफर करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना, हुक, बेसल बॉडी, फिलामेंट, ये कॉमनली तीनों मिलके बनाते हैं फ्लैजिला। पर
यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में स्ट्रक्चर वाइज डिफर करता है। आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखना कि किसमें कैसा प्रेजेंट है, बस स्ट्रक्चरली यूकैरियोट्स का फ्लैजिला डिफर करता है प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला से। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम या फ्लैजिलम, जो अभी आपने डायग्राम देखा था, बताती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। एक्सोनीम possess a number of microtubules, ठीक है, their core called exoneme possess a number of microtubules running parallel to long axis। ये याद रखना, इसका डायरेक्शन कैसा है, एक्सोनीम possess a number of microtubules जो पैरेलल है लॉन्ग एक्सिस के। एक्सोनीम के पास डबलेट है, कितने डबलेट है, 9 डबलेट है जो पेरिफेरल है, और सेंट्रली लोकेटेड है एक पेयर ऑफ सिंगलेट। तो इसका अगर हम अरेंजमेंट देखें, एरे मतलब अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, 9+2। सेंट्रल टिब्यूल्स एक दूसरे से ब्रिज से कनेक्टेड है, सेंट्रल ब्रिज से कनेक्टेड है, और जो आप बात कर सकते हैं रेडियल स्पोक की, हमने डायग्राम में लेबल किया था, सो इनवर्ड्स डायरेक्ट कर रहा है रेडियल स्पोक्स। तो ये सारी चीजें याद रखनी है पेरिफेरल डबलेट्स को। जब सेंट्रल से कनेक्शन की बात आई तो वो कैसे कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक्स, ठीक है बेटा। सेंट्रल टिब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, आपस में इंटर ब्रिजेस या लिंकर्स, और एक शीथ के अंदर एनक्लोज्ड है विच इज कनेक्टेड टू टिब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। सेंट्रल शीथ और पेरिफेरल डबलेट्स कनेक्टेड है रेडियल स्पोक से, ठीक। नेक्स्ट देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, देख चुके हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड लिंकर्स, इंटर डबलेट ब्रिजेस बोलते हैं। दोनों किससे ओरिजिनेट होते हैं, सीलिया फ्लैजिला ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जो इनकी बेसल बॉडी बनाता है, ठीक है, बेसल बॉडी बनाता है। तो अब ये याद रखना कि यूकैरियोट में फ्लैजिला सीलिया का अरेंजमेंट है 9+2। प्रोकैरियोट्स में सीलिया होता ही नहीं, और यूकैरियोट्स में सीलिया नहीं होता, और फ्लैजिला का अरेंजमेंट है 9+0। ये याद रखें, ठीक। डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। अब अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इसमें डिफरेंस में क्या पॉइंट आना चाहिए, देखो सबसे पहले ये स्मॉल मेनी, फ्लैजिला लॉन्गर है कंपैरेटिवली एंड फ्यू। सीलिया की बात करें तो कवर होल सरफेस, पूरी सरफेस पे है, और ये एंड्स पे हो सकता है। इसका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, पर इनका मूवमेंट इंडिपेंडेंट है, नाव के चप्पू की तरह चलता है, ओर लाइक। ये कैसे चलता है, हंटर जैसा, विप लाइक, चाबुक जैसा। सीलिया आपको मिलेगा यूकैरियोट्स ओनली, फ्लैजिला आपको मिलेगा बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सो सीलिया फ्लैजिला में आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है, ये डिफरेंसेस होते हैं सीलिया और फ्लैजिला का। आगे बढ़े, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, देखो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल
बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम कैसे डिफर करता है। इधर देखें हम, सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनिल है, क्या है? ऑर्गेनिल, जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है सेंट्रियोल। कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। इनके आसपास कुछ ऐसा मटेरियल होता है, ठीक है। सो दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम lie perpendicular, हमने बात कर ली थी, which each has organization like cartwheel। cartwheel देखा आपने? पहिया, बैलगाड़ी का पहिया, उस तरीके से ये रिजेंबल करता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इमेज देखेंगे। हालांकि इमेज आपकी एनसीईआरटी नहीं बताती है, बट बायोलॉजी में डायग्राम से अगर कोई चीज एक्सप्लेन होती है तो वो लंबे समय तक याद रहती है। सो कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल टिब्यूलिन से बने हुए, टिब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए माइक्रोटिब्यूल्स हैं। पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं, और हर एक पेरिफेरल फिब्रिल कैसे हैं? 3। जैसे वहां 2 थे वैसे यहाँ क्या हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो इसमें सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम ऑर्गेनिल है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इनके आसपास सराउंड करता है अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। दोनों सेंट्रियोल्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। यहाँ पर कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। 9 इवनली स्पेस्ड है पेरिफेरल फिब्रिल्स। याद रखना इवनली, हाँ, अपने हिसाब से डिस्टेंस को रेगुलेट नहीं करना है। आगे चले, देखो ये डायग्राम मैंने इसीलिए आपको बताया है ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। ये 2 सेंट्रियोल्स एक दूसरे के कैसे आ जाएंगे? 90 डिग्री पे अरेंज, अभी रैंडम बताया है। अब एक सेंट्रियोल देखेंगे तो इस एक सेंट्रियोल में दिख सकता है आपको 3 ये ट्रिपलेट है ना। ऐसे कितने ट्रिपलेट से गिनने जाओगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9। तो 9 ट्रिपलेट्स है यहाँ पर। अब ये 9 ट्रिपलेट्स है, इसमें लिंकर्स है एक दूसरे से अटैच्ड, सेंट्रल हब है, मतलब बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, स्पोक्स हैं। अगर मैं इसका अरेंजमेंट पूछूं तो 9 + 0 हो जाएगा, पर ये 9 क्या है? ट्रिपलेट, ठीक है। टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएंगे? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर फिब्रिल्स बोलते हैं। क्लियर है? The adjacent triplets are also linked. Central part of the proximal region of centriole is proteinaceous, बीच में बताया है ना, and called hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplets. कैसे? वही कहानी है रेडियल स्पोक्स वाली, बस यहाँ पर नंबर अलग है, 3 है, वहां पर 2 थे पेरिफेरी पे। रेडियल स्पोक्स सभी में इंडिविजुअली सेंट्रल से कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक्स कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, भी हमने देखा था, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में मदद करते हैं। सोच लो आप, अगर स्पिंडल फाइबर नहीं होते तो क्या सेल डिवाइड कर पाती? सेल डिवीजन में क्रोमोसोम सेपरेट हो पाते? स्पिंडल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसका? बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल डिवीजन का। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेंट्रियोल्स। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा है न्यूक्लियस। तो अब कल हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जितने हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको हर एक पार्ट से एक कंसेप्ट नया समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।